नैना बहू अपनी सास कमला देवी को फटकार लगाते हुए बोली, मुझे तो आपको देखकर भी शर्म आती है। पूरे गांव के गवार लगती हैं। आपसे अच्छी तो वो मेरी काम वाली बाई होती थी। इतनी फैंसी और अट्रैक्टिव दिखती थी। और एक आप है, गवार के साथ साथ मन बुद्धि। मेरा बस चले तो आपको अभी के अभी घर से बाहर फिकवा दूँ। खुद तो है ही गवार, और आपका वो बीमार बुढ़ा सारा दिन घर में इधर से उधर खांसता फिरता है। दोनों को खाने भरने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। मेरे पति के पैसे लगाए जा रहे हो, इतने दिन हो गए। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते जो तुम पर फिजूल खर्ची करते रहेंगे। बस कुछ दिन की बात है, फिर तुम्हें देखना कैसे फिकवाती हूँ। एक काम को कह दो तो हाथ टूटने लगते हैं इनके, हाथों में दर्द होने लगता है। मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, सब समझती हूँ मैं। आप लोगों के ये ड्रामे, चुपचाप से काम करो। इतने दिन हो गए हम पर बोझ बने बैठे हो। पता नहीं कब पीछा छूटेगा आप लोगों से हमारा। पूरे घर में ऐसे ही मौज मारते फिरते हो। सारा दिन बुढ़ा चरपाई तोड़ता रहता है और आप उसकी सेवा में लगी रहती हो। बड़ी आई पति परमेश्वर वाली। अपनी बहू नैना की ऐसी जली कटी बातें सुनकर कमला देवी का सीना छलनी हुए जा रहा था। दोस्तों, इससे पहले की कहानी में आगे बढ़े, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल फिरदौस वॉइस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमला जी अपने उन बीते दिनों में खो जाती हैं जब वो अपने पति राजेश जी को लेकर जब से गांव से बेटे के घर शहर रहने आई थी, तब से उनका यही हाल है। वो रसोई में खड़ी बर्तन धुल रही थी और साफ सफाई कर रही थी, और बाहर सोफे पर बैठी नैना अपनी सास को सुना रही थी। कमला देवी अपने पति के आगे मजबूर थी, वो बेबस थी। आखिर उनके पति का इलाज भी तो करवाना ही था। बहू उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे दिया करती थी और उनसे पूरे घर का काम लिया करती थी। सारा दिन उनसे नौकरों की तरह काम करवाना और उन्हें बेइज्जत करना, उनका तिरस्कार करना, बात बात पर झिड़कना, उसका ये स्वभाव बन चुका था। अब कमला देवी बहू की जली कटी बातें सुनकर चुपचाप रसोई में खड़ी ही थी कि तभी बहू तमकते हुए आई और आकर अपनी खाने की झूठी थाली पटकते हुए बोली कि अच्छे से साफ करना और जिंक भी साफ कर देना। सारी रसोई गंदी करके रख दी है तुमने। आदत तो वही है ना तुम्हारी गांव वाली, चौकी पर बर्तन बैठकर धोती होंगी। ये शहर है, यहाँ मेरे तौर तरीकों से रहना पड़ेगा, समझी? पता नहीं क्या आफत है। तमक कर बहू अपने कमरे में चली गई। कमला देवी बर्तन मांजने लगी और बाद में अच्छे से रसोई साफ की, सफाई की, जिंक साफ की और अपनी आंसुओं से भरी आंखें पोंछकर उदास चेहरा लेकर वो अपने कमरे में पहुंच गई। अपनी पत्नी कमला देवी का ऐसा लटका हुआ मुंह देखकर राजेश जी बोले, कमला सब ठीक तो है ना? इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या आज बहू ने फिर से तुम्हें सुनाया? किसी बात के लिए डांटा क्या? अब बहू का तो यही लगा रहता है, दिन रात तंग करती रहती है वो हमें। वो तो हमें कुछ समझती ही नहीं। राजेश जी अपनी बेबसी जाहिर करते हुए बोले। तब कमला देवी बोली, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही आज मैं थोड़ा ज़्यादा थक गई हूँ, कहकर वो बिस्तर पर लेट गई। परंतु राजेश जी अपनी पत्नी की हालत समझ गए कि बहू के साथ आज फिर उसकी कहासुनी हो गई है, परंतु अपनी हालत से मजबूर थे। वो भी क्या ही कर सकते थे। कुछ समय पहले जब गांव में रहा करते थे तो उनकी किराना की दुकान थी जिससे वो अपने घर का खर्च चलाते थे, सब कुछ बर्दाश्त करते थे और अपनी इकलौती संतान ऋतिक का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया था। पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि आज वो बिजली विभाग में एक ऊंची पोस्ट पर कार्यरत है, कामयाब इंसान है। बेटा शादी करके बहू के साथ शहर में रहने लगा क्योंकि बहू को गांव का माहौल पसंद नहीं था और बूढ़े माँ बाप गांव में रहने लगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
अचानक से एक दिन राजेश जी को लकवा मार गया और उन्हें ये घातक बीमारी लग गई, जिसकी वजह से वो बेबस मजबूर हो गए। रात को कमला देवी ने अपने बेटे ऋतिक को फ़ोन करके सब कुछ बताया, परंतु ऋतिक, जो कि नींद में ही था, नींद में ही बोला, क्या माँ, अब क्या रात को मैं वहाँ पर आऊँगा? देख लीजिए आप, या किसी और से मदद ले लीजिए। अब मैं इतनी रात को कहाँ परेशान होता फिरूँगा। सारी नींद खराब कर दी। कुछ तो सोचती फ़ोन करने से पहले, कहकर ऋतिक ने फ़ोन रख दिया। कमला देवी को बेटे का ऐसा वार्तालाप सुन कुछ समझ नहीं आया। उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगी कि अब वो क्या करेंगी, और अचानक हड़बड़ी में वो इधर से उधर चलते हुए गिर गई। घुटने में चोट लग गई। फिर वो खड़ी हुई खुद को संभालते हुए और आसपास के लोगों से मदद ली। जल्दी से राजेश जी को डॉक्टर के पास लेकर गई। अस्पताल में एडमिट करवाया। हफ्ते भर अब राजेश जी अस्पताल में ही रहे। एक हफ्ता बीत गया। ना तो उनका बेटा ऋतिक उनसे मिलने आया और ना ही फ़ोन पर कोई खबर ली कि बाबूजी कैसे हैं, माँ कैसी है। अब इतने पर भी कमला देवी बेटे के पास फ़ोन खुद से करती हैं। तब ऋतिक बोलता है कि माँ, क्या हो गया आपको? मैं ऑफिस में हूँ, अपनी ये गाथा बाद में सुनाना, मेरी अर्जेंट मीटिंग चल रही है, मैं बाद में बात करता हूँ, कहकर ऋतिक ने फ़ोन काट दिया। कमला जी हैरान परेशान हो गई। निर्मल भाव से कमला जी दिन रात ऐसे ही परेशान होती रही, पति के आगे पीछे होती रही, परंतु बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही उसे अपने बूढ़े माता पिता की चिंता सता रही थी। वो तो बस अपने में ही मगन था। जब सारे पैसे खत्म हो गए तो कमला जी ने फिर से मजबूर होकर अपने बेटे ऋतिक के पास फ़ोन किया। हेलो बेटा ऋतिक, दुकान के जितने भी पैसे थे वो सारे लग गए बेटा। अब मेरे पास और पैसे नहीं बचे। कम से कम तू नहीं आ रहा तो पैसे तो भेज ही दे। मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे? किससे लूँगी? कौन देगा मुझे पैसे? एक तू ही तो है हमारा सहारा। कमला जी लगभग गिड़गिड़ाते हुए बेटे से आग्रह करने लगी। माँ के इतना आग्रह करने पर ऋतिक ने उन्हें 10,000 रुपये अकाउंट में डलवा दिए। अब भला हॉस्पिटल का खर्चा इतना महंगा होता है, 10,000 से क्या ही होने वाला था। 10,000 कुछ दिन में ही खत्म हो गए। अब वो फिर से अपने बेटे ऋतिक के पास फ़ोन करती है कि बेटा, तेरे बाबूजी तुझसे मिलने के लिए कह रहे हैं, तो तू उन्हें एक बार आकर देख ले, या अगर तू काम में इतना ही बिज़ी है तो हम दोनों को अपने पास ही रख ले, जिससे तू इनका इलाज भी करा देगा, शहर में अच्छे डॉक्टर को दिखा देगा और तुझे परेशानी भी नहीं होगी। हम दोनों वहीं पर रह लेंगे। परंतु ऋतिक इस बात पर राज़ी नहीं होता और वो साफ साफ मना कर देता है कि माँ, शहर का माहौल अलग है, आप यहाँ आकर एडजस्ट नहीं कर पाओगे, और मैं भी ऑफिस में ही रहता हूँ ज़्यादातर। खामखा नैना को ही परेशानी होगी, और आपको उसके स्वभाव का तो पता ही है, वो बिल्कुल भी नहीं मानेगी। ये बातें बनाकर ऋतिक ने साफ साफ मना कर दिया और फ़ोन रख दिया। लेकिन जब आस पड़ोस वालों ने और रिश्तेदारों ने ऋतिक पर दबाव डाला कि तुम ही अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा हो और तुम ही उनसे मुंह फेर लोगे, तो कौन उनकी मदद करेगा? कौन उनका सहारा बनेगा? तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम भी बूढ़े होगे, तो फिर तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? रिश्तेदारों और आस पड़ोस के इतना दबाव बनाने पर ऋतिक मजबूर होकर अपनी इज्जत बचाने के लिए कमला जी और राजेश जी को अपने साथ शहर ले आता है। ये बात नैना को नहीं पता होती। नैना जैसे ही अपने सास ससुर को घर में देखती है तो सीधा कमरे में चली जाती है। कमला जी और राजेश जी बाहर सोफे पर ही बैठ जाते हैं। ऋतिक अपनी पत्नी के पीछे पीछे उसके कमरे में चला जाता है। तब नैना चिल्लाकर बोलती है कि जब मैंने मना किया था तो फिर तुम इन बूढ़े बुढ़िया को यहाँ क्यों उठा लाए? ना इनका कोई पहनने का ढंग है, ना बैठने का, बिल्कुल गांव के गवार हैं। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मेरी 4 सहेलियां घर पर आती है, क्या कहूँगी मैं उन लोगों से?
अरे इनसे अच्छी तो मेरी नौकरानी है। हद होती है यार। अब ये आफत मेरे सर पर लाकर बैठा दी तुमने। एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। तब ऋतिक नैना को समझाता है और उसका गुस्सा शांत कराते हुए कहता है, देखो नैना, जब तक बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक उन्हें यहाँ रहने दो। और बदले में तुम्हें माँ भी तो मिल रही है। माँ घर का सारा काम कर लेती है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन के लिए तुम काम वाली मेड को हटा दो और जितना भी काम है वो सब माँ से करा लेना। इससे तुम्हारे पास कुछ पैसों की बचत हो जाएगी और तुम्हें भी सहारा मिलेगा। ये सुन नैना शांत हो जाती है। तब ऋतिक बोलता है, अरे हाँ नैना, मुझे याद आया, आज तो मिस्टर शर्मा के यहाँ पार्टी है और उन्होंने हमें इनवाइट किया है। चलो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। पार्टी का नाम सुनते ही नैना का चेहरा खुशी से चमक उठता है और वो जल्दी से तैयार हो जाती है। अब जैसे ही दोनों पति पत्नी मिलकर जाने लगते हैं तब जाता हुआ ऋतिक बोलता है कि माँ, रसोई इधर साइड है, अपने लिए खाना खुद से बना लेना। मैं और नैना पार्टी के लिए जा रहे हैं, हमें देर हो रही है। तब नैना कहती है, आप परेशान मत होइए, आइए सासू माँ, आपको रसोई का दीदार करा दूँ। मुंह बनाते हुए नैना सास को रसोई में ले जाकर खड़ा कर देती है और दाल चावल थमा देती है। लीजिए सासू माँ, बनाइए और खाइए। और हाँ, रसोई के सारे बर्तन साफ कर देना। मुझे रसोई में गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह झूठे बर्तन तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते। ना तो बहू ने उन्हें चाय नाश्ते के लिए पूछा और ना ही उनका हालचाल पूछा, ऊपर से उन्हें रसोई में ले जाकर खड़ा कर दिया। कमला देवी को बहुत बुरा लगा। एक पल को उन्हें ऐसा लगा कि कहीं उन्होंने बेटे बहू के घर आकर गलती तो नहीं कर दी, परंतु फिर अपने पति की सोचकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली कि कुछ दिन में वो ठीक हो जाएंगे, अच्छे डॉक्टर से इलाज होगा, तो उसके बदले में मैं काम कर भी लूँ तो क्या ही हो जाएगा। घर पर भी तो मैं काम करती ही थी। अब कमला जी ने अपने और राजेश जी के लिए खाना बनाया और फिर झूठे बर्तन धुले, किचन साफ की और वो कमरे में जाकर आराम करने लगी। लेकिन अब ये प्रक्रिया रोज़ की हो गई थी। जहां उन्होंने अपने पति और ख़ुद के लिए खाना बनाया था, अब वो सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम का खाना घर के सभी मेंबरों के लिए बनाती। उसके साथ झाड़ू पोछा बर्तन सब कमला जी ही करती। उसके साथ साथ बहू उन्हें दिन रात बेइज्जत करती। बूढ़े बुढ़िया से कब पीछा छूटेगा मेरा। अब एक दिन अचानक नैना की कुछ सहेलियां घर पर आई। तब नैना अपनी सास कमला जी के पास जाकर बोली, देखिए सासू माँ, मेरी कुछ सहेलियां आई हैं, उनके लिए अच्छे से चाय नाश्ता बनाना और हाँ, खुद से ही परोसना खाना वगैरह। और फालतू मुंह खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपकी बहू हूँ और आप मेरी सास। चुपचाप से वहीं पर खड़ी हो जाना, समझी। कहकर नैना अपनी सहेलियों के पास जाकर बैठ गई। अब जैसे ही कमला जी नाश्ता लेकर जाती हैं तब एक चाय का कप उसकी सहेली की साड़ी पर गिर जाता है, जिससे नैना का पारा चढ़ जाता है और गुस्सा बढ़ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि पागल हो गई है बुढ़िया, तुझे नज़र नहीं आ रहा? आंखें हैं या बटन? कितना महंगा कप था ये, देखा भी है कभी? और ऊपर से मेरी सहेली की साड़ी खराब कर दी। चीखती हुई नैना कमला जी को धक्का देती है। कमला जी सहम जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब नैना की सहेली बोलती है, अरे कोई बात नहीं नैना, उम्र हो गई है इनकी, हो ही जाता है, तुम गुस्सा मत करो। दोस्त की बात सुन नैना का गुस्सा शांत तो हो जाता है। वॉशरूम ले जाकर वो अपनी सहेली की साड़ी साफ कर देती है। तब बोलती है कि अब मेरा मुंह क्या ताक रही हो खड़ी खड़ी, जाओ और सारे कप उठाओ और साफ करो इन सबको, और हाँ, खाने लगाने की तैयारी करो। कमला जी का मन तो नहीं था, आज उनका मन अंदर से रोए जा रहा था, परंतु वो अपने पति के आगे मजबूर थी। बेबस कमला जी अब काम करती रहती हैं। अब नैना की एक दोस्त बोलती है, अरे नैना, ये काम वाली तुमने चेंज कर दी है क्या? पहले तो कोई लड़की आती थी,
अब ये हम उम्र है, उम्र दराज लग रही है। अरे हाँ भाई, नई काम वाली है, उसी के गांव से आई है। नाक में दम करके रखा है इस बुढ़िया ने, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करती ही रहती है। अब जब वो पहले वाली काम वाली छुट्टी से वापस आएगी तो इसको काम से हटा दूंगी और वापस से उसी को रख लूँगी। अब तुमने खुद ही देख लिया, कहते हुए नैना सास कमला जी को आंखें दिखाने लगी। अपनी बहू नैना की बात सुन कमला जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, परंतु उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे। वो सारे बर्तन उठाकर किचन में ले जाती है और धोने लगती है। आज कमला जी को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उससे ज़्यादा दुख हो रहा था कि वो बहू को जवाब क्यों नहीं देती। उन्हें अपनी बेबसी पर बहुत बुरा लग रहा था, दुख हो रहा था। बर्तन धोते धोते वो ये सोच रही थी कि इससे अच्छा तो हम दोनों पति पत्नी घर पर ही थे। भले ही पैसों की तंगी थी गांव में, लेकिन आत्मसम्मान के साथ तो जीते ही थे। यूँ रोज़ रोज़ बेइज्जत होने से अच्छा था वो घर हमारे लिए। बहू खुद तो कोई काम करती नहीं है और अपनी सहेलियों के सामने मुझे अपमानित करती है। मुझे काम वाली बाई कहती है। मुझे काम वाली बाई बनाते हुए उसे शर्म भी नहीं आती। ऊपर से मुझे उल्टी सीधी सुनाती है। अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी बहू को। जब शाम को ऋतिक आएगा तो सब कह दूँगी उसे कि बहू उनके साथ ऐसा रवैया रखती है। आज सुबह से शाम हो गई, लेकिन ना तो कमला जी ने कुछ खाया पिया और ना ही कोई काम किया। बहू चिल्लाती रही उन पर, लेकिन उन्होंने बहू की एक बात भी ना सुनी। अब शाम में जब ऋतिक घर पर आता है तब वो उससे बोलती है कि बेटा ऋतिक, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तेरे बाबूजी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, तो तू ऐसा कर, मेरा और अपने बाबूजी का वापस टिकट करा दे और वहीं पर दवाइयाँ भेज दिया कर और खर्चा दे दिया कर, जिससे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस ना हो और तुम भी यहाँ सुकून से रह सको। बेटा ऋतिक, तेरी पत्नी को हमसे बहुत परेशानी होती है। सारा दिन वो काम करवाती है मुझसे और अपनी सहेलियों के साथ बैठकर मुझे बेइज्जत करती है। आखिर मैं भी एक इंसान ही हूँ, उसे ये बात क्यों नहीं समझ आती। मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो सारा दिन काम भी करूँ और उसकी जली कटी बातें भी सुनूँ। और बुढ़ापे में तो वैसे ही हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते। इस पर ऋतिक बोला कि माँ, मैं वैसे भी आप लोगों से परेशान हो चुका हूँ। दवाइयों पर भी इतना खर्चा होता है और घर में भी आप दोनों सारा दिन बवाल मचाए रहते हो। मेरी पत्नी नैना को परेशान करते रहते हो, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऊपर से आप उसकी शिकायत लेकर मेरे पास आ गई। एक तो मैंने आप दोनों को इस घर में रखा हुआ है, ऊपर से आप लोग नखरे दिखा रहे हैं। और वैसे भी मैं कुछ दिन में यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो रहा है, इसलिए आप कहीं और ढंग देख लीजिए। मुझसे अब नहीं होती आपकी ये खातिर तवज्जो। और क्या ही गलत करती है वो आप लोगों के साथ, 2-4 काम करवा लेती है तो इसमें बुरा ही क्या है। आपके हाथ पैरों पर जोर तो नहीं पड़ जाता। गांव में भी तो रहकर आप काम करती थी। बेटा ऋतिक कमला जी की बात नहीं सुनता, ऊपर से उन्हें 4 खरी खोटी और सुना देता है, क्योंकि बेटा बहू से भी आगे था। बेटे की जली कटी सुनकर कमला जी सुन पड़ जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये उन्हीं की संतान है, जिसे उन्होंने इतनी मुश्किलों से पाला था, इतनी उम्मीदें लगाई थी, पाल पोसकर इस काबिल बनाया। आज नौकरी कर रहा है, कामयाब है, लेकिन माँ बाप के लिए उसके पास जगह नहीं है, पैसे नहीं हैं। अब समय से पहले ही ऋतिक अपना सामान दूसरे घर में शिफ्ट करा लेता है और पूरे घर को खाली कर देता है। तब बोलता है कि माँ बाबूजी, अब ये किराए का मकान है और इसका किराया मैंने पहले से ही दिया हुआ है, इसलिए हफ्ते भर का अभी समय है इसमें, तो आप चाहें तो यहाँ रह सकते हैं। टिकट पकड़ाते हुए ऋतिक कहता है। राजेश जी भी अपनी पत्नी कमला जी की बेबसी को समझ रहे थे और कमला जी भी अपने पति राजेश जी की मजबूरी समझ रही थी, परंतु बेटे बहू से दोनों दंपति में से कुछ भी ना कह पाए।
अब बेटे बहू दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और राजेश जी और कमला जी को छोड़कर चले जाते हैं। बेटे बहू अपना सामान ले जाते हैं, यहाँ तक कि रसोई का सारा सामान भी वो अपने साथ ले जाते हैं। घर में कुछ भी खाने को नहीं होता। कुछ खाना उन्होंने सुबह में बनाया हुआ था, वो ही रखा था, जिसे खाकर वो अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन ऐसे कब तक चलता? 2-3 दिन बाद ही वो भूख से तड़पने लगते हैं और परेशान होते हुए बाहर गार्डन में चले जाते हैं। तब कोई उन्हें बताता है कि पास में ही एक मंदिर है जहाँ पर हर रोज़ भंडारा होता है। आप वहाँ जाकर रह लीजिए, आपको वहाँ आसानी होगी रहने में। अब दोनों दंपति पास के मंदिर में चले जाते हैं और वहीं पर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। अब कमला जी को ध्यान आता है कि बेटे ने उनका टिकट करवा दिया था, लेकिन टिकट है कहाँ? हड़बड़ी में शायद कहीं गिर गया या फ्लाइट में ही रह गया। अब दोनों दंपति वापस उसी घर में जाते हैं, परंतु देखते हैं कि उस फ्लैट का ताला लगा हुआ था और मकान मालिक भी वहाँ पर नहीं था। दोनों के चेहरे उतर जाते हैं कि अब वो क्या करेंगे, कैसे अपना भरण पोषण करेंगे, कहाँ रहेंगे। अनजान शहर में उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अब वापस दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। आते जाते लोग उन्हें भीख देकर चले जाते। एक दिन अचानक एक नौजवान युवक आया। उसने वहाँ पर भंडारा करवाया था। अब भंडारा करते हुए जैसे ही उसने कमला जी और राजेश जी को वहाँ पर देखा तो वो भौंचक्का रह गया, हैरान परेशान हो गया और अचानक से पूछ बैठा, अरे अम्मा, आप यहाँ? लेकिन ये हालत आपकी कैसे हो गई? बेटा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तब वो लड़का बताता है कि अम्मा, मैं आपके पड़ोस में रहने वाले रोनित बाबू का बेटा श्याम हूँ, जो कि अब यहीं पर शहर में रहता है। अरे बेटा श्याम, तू है? कहते हुए कमला जी और राजेश जी उसे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अम्मा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई? ये दशा कैसे बना रखी है आपने? अनजाने शहर में किसी अपने का साथ पाकर कमला जी की रुलाई फूट पड़ी। उनसे बर्दाश्त ना हुआ और वो श्याम को अपनी सारी आपबीती बताती हैं कि बेटे ने उनके साथ कैसे किया। वो अपने पति के आगे मजबूर थी और बेटे बहू ने इसका फ़ायदा उठाया और अब हमें यहाँ से छोड़कर चला गया। श्याम सारी बातें सुनता है और उन्हें अपने साथ घर ले जाता है जहाँ वो रहता था। तब वो बताता है कि अम्मा, मेरे 3 रेस्टोरेंट चल रहे हैं। यहाँ पर आपको यहाँ रहने में कोई समस्या या परेशानी नहीं होगी। मैं आपका सारा खर्चा खुद से उठाऊँगा। आपको इतने दुख झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर मैं भी आपका अपना ही हूँ। कहकर वो कमला जी और राजेश जी को एक कमरा देता है। श्याम का घर काफ़ी बड़ा था और काफ़ी सारे कमरे बने हुए थे। अब राजेश जी और कमला जी कुछ दिन वहीं पर रहते हैं। एक दिन अचानक से श्याम की पत्नी सौम्या की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो खाना नहीं बना पाती। अब कमला जी घर का खाना बनाती है, जिसमें वो वेज बिरयानी बनाती है। वेज बिरयानी का स्वाद इतना अच्छा होता है कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं और कमला जी की काफ़ी तारीफ़ होती है। तब श्याम बोलता है कि वाह अम्मा, आपके हाथों में तो जादू है जादू। क्या खाना बनाती हैं आप अम्मा? तब वो एकदम से बोलता है कि अम्मा, क्यों ना आप मेरे रेस्टोरेंट में वेज बिरयानी का काम करिए। देखना सारे कस्टमर उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आपके हाथों में इतना स्वाद है। श्याम की बात सुन कमला जी चुप हो जाती हैं। तब श्याम उन्हें समझाते हुए बोलता है, देखो अम्मा, मैं तुम्हें काम के लिए नहीं कह रहा, मैं आपके अच्छे के लिए ही कह रहा हूँ, आपके भले के लिए ही बोल रहा हूँ कि आप कुछ दिन में गांव ही जाओगी और वहाँ जाकर भी तो काम ही करोगी, दुकान पर ही बैठोगी या किसी के घर काम करोगी। पैसों की तो आपको भी ज़रूरत है, आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ अम्मा। और आपके पास अगर हुनर है तो आप अपने हुनर को बाहर लाइए। मैं आपको इस काम के लिए पैसे भी दूंगा और अपने घर में रहने के लिए जगह भी दूंगा।
और आपकी मदद के लिए नौकर भी रखवा दूंगा। बस आप किस तरह से क्या चीज़ होगी वो बताते रहना, मसाले वगैरह। इस पर कमला जी मान जाती है और अब वो श्याम के रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। 57 वर्ष की कमला जी अपने हुनर को निखार रही थी। राजेश बाबू भी कमला जी के साथ चले जाते और वहाँ कुर्सी पर बैठ जाते, देख रेख करते। अब जैसे ही कस्टमर आते हैं और वेज बिरयानी खाते हैं तो सब खूब तारीफ करते हैं। अब ऐसे ही कमला जी श्याम के घर पर रहने लगती है और श्याम उन्हें काम के लिए पैसे भी देने लगता है, जिससे कमला जी अपने पति की दवाइयाँ और अपना खर्च निकाल देती है और कुछ पैसे बच भी जाते हैं। अब कमला जी कुछ सोचती है और एक दिन श्याम से कहती है कि बेटा श्याम, मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि एक ढाबा खोल लूँ, अगर तुम कहो। अरे अम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सोच रहा था। अब कमला जी श्याम की मदद से ढाबा खोलती है। कुछ समय में ही कमला जी का ढाबा काफ़ी फेमस हो जाता है। साथ ही वो कुछ महीने में काफ़ी अमीर हो जाती है और खुद का एक घर खरीदती है। अपने ढाबे पर कुछ नौकर लगा लेती है, जिससे उनकी मदद हो जाती। अब वो वेज बिरयानी के साथ साथ अन्य तरह के और पकवान बनाने लगी, जिससे और ज़्यादा कमाई होने लगी। अब एक दिन वो अपने पति राजेश जी को लेकर मंदिर जाती है और पूजा करती है। पूजा करने के बाद जैसे ही वो दान भोज कर रही होती है तो देखती है कि एक लड़का, जिसने फटे पुराने मैले कपड़े पहने हुए थे और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, जैसे ही वो कमला जी को देखता है तो उनके पैरों से लिपट जाता है और माँ माँ कहता हुआ चिल्लाने लगता है। कमला जी समझ जाती है कि उन्हीं का बेटा ऋतिक है, जिसकी हालत ऐसी हो गई है। तब ऋतिक बोलता है कि माँ, आपका बेटा बहुत परेशान है। बाबूजी, हमारी कुछ मदद कर दीजिए। एक कार एक्सीडेंट में मेरा पैर चला गया, जिससे मैं महीने भर तक ऑफिस ना जा पाया और विकलांग हो गया और मेरी जॉब भी छूट गई। घर में काफ़ी तंगी आ गई और आज मेरी हालत ऐसी हो गई। मकान मालिक का किराया ना देने की वजह से उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। माँ, बाबूजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपको काफ़ी दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे मिले ही नहीं। मैं गांव में भी गया, आप वहाँ पर भी नहीं थे। अब मैं यहाँ मंदिर पर पड़ा रहता हूँ। मुझे आपकी ज़रूरत है। कहते हुए ऋतिक अपने माँ बाबूजी के आगे गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। कमला जी और राजेश जी बेटे के इतना आग्रह करने पर उसकी झोपड़ी तक गए। देखा तो एक लड़की, जो कि टूटी हुई चारपाई पर बैठी थी। जैसे ही उसने कमला जी को देखा तो चौंक उठी कि जिस सास को वो गांव की गवार और देहातन बताती थी, आज वही सास कितने टैलेंट और फैंसी दिख रही है। रेशम की चमकदार साड़ी, उस पर से परस टांगे, हाथ में मोबाइल लिए, जबकि उनकी बहू नैना नौकरानी की भांति दिख रही थी। कमला जी बहू को देखकर सोच रही थी कि किस्मत भी क्या क्या खेल खिलाती है। कुछ महीने पहले यही बहू थी जो मुझे दिन रात कोसती काटती थी, तंग करती थी, मेरा तिरस्कार करती थी, सहेलियों के सामने मुझे नौकरानी बताती थी और आज खुद की हालत नौकरानी से भी बदतर हो चुकी है। तब ऋतिक बोलता है कि नैना, जल्दी से अपना सारा सामान पैक कर लो। देखो माँ बाबूजी हमें मिल गए हैं और अब हम उनके साथ रहेंगे। माँ बाबूजी हमें लेने आए हैं। एक तरफ नैना ये सोच रही थी कि सास ससुर के पास इतना पैसा आया कहाँ से। तब ऋतिक बोलता है, और हमारी मदद ज़रूर करेंगे माँ बाबूजी। तब कमला जी पूरे स्वाभिमान के साथ बोलती है कि बेटा, तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ या तुम्हारी पत्नी को अपने साथ रखूँगी। इस गलत फहमी में मत रहना बेटा कि मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर बोझ ढोती रहूँगी। याद है तुम्हें वो दिन जब मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रही थी और मेरे पति अस्पताल में मौत और ज़िंदगी के बीच झुलस रहे थे। तब तुमने कैसे हमसे मुंह मोड़ लिया था और जब साथ लेकर आए तो हमें बीच मझधार में ही छोड़कर चले गए। सोचा नहीं कि माँ बाबूजी कैसे रहेंगे,
क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तुमने हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। तो फिर हम तुम्हारे बारे में क्यों सोचे, हम तुम्हें अपने साथ क्यों रखे। तब बहू बेटे कमला जी और राजेश जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं। बेटा बोलता है, माँ मैं बर्बाद हो जाऊँगा, आप अगर मेरी मदद नहीं करेंगी तो कौन मेरा सहारा बनेगा, कौन मेरी मदद करेगा। माँ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊँगा। एक माँ तो कभी कुमाता नहीं होती, कहते हुए ऋतिक गिड़गिड़ाने लगा। तब कमला देवी बोली कि हाँ, एक माँ कुमाता नहीं होती, परंतु अगर कुपूत कुपूत निकल जाए तो माँ को कुमाता बनना ही पड़ता है। तब ऋतिक कुछ सोच कर बोला, माँ अगर आप मुझे अपने साथ नहीं रख रहे तो मुझे कम से कम कुछ पैसे ही दे दीजिए जिससे मैं अपना इलाज करा सकूं। तब कमला जी पर्स से कुछ पैसे निकालते हुए ऋतिक को पकड़ाती हैं और कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी तरह लालची और खुदगर्ज नहीं हूँ। और हाँ बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जिस तरह से तुमने अपने बूढ़े माँ बाप को तिल तिल तड़पाया, इस तरह आज तुम भी तड़प रहे हो। इस बात को ध्यान रखना। मैं माँ हूँ, एक माँ का दिल अपने बच्चों के लिए पिघल ही जाता है, इसलिए ये पैसे देकर तुम पर एहसान कर रही हूँ, वरना तुम्हारी सूरत देखना भी गवारा नहीं समझती मैं। तुम्हारी पत्नी को हमसे बहुत परेशानी होती थी ना, अब अकेले रहो और अकेले अपना जीवन यापन करो। नैना और ऋतिक अपने माँ बाबूजी का मुंह ताकते रह गए। दोनों दंपति उस झोपड़ी से बाहर निकल गए और अपने घर जाने लगे। आज नैना और ऋतिक को पछतावा हो रहा था। दोस्तों, इंसान को उसके कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, इसलिए कर्म सोच समझ कर करे। देर से ही सही, परंतु अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। और जो इंसान अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, उन्हें भगवान भी कभी माफ़ नहीं करता और कभी खुश नहीं होता। हो सके तो अपने माँ बाप को खुश रखे, उनका सम्मान करे, उनके साथ इज्जत से पेश आए, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखे। दोस्तों, अपने माँ बाप का इतना दिल ना दुखाए कि उनको आपके खिलाफ एक ऐसा फ़ैसला लेना पड़े जिससे आपकी ज़िंदगी दांव पर लग जाए। तो दोस्तों, क्या राय है आपकी कमला जी और राजेश जी को लेकर? उन्होंने जो अपने बेटे बहू के साथ किया, वो फ़ैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।